दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों डेट है आज की 8 फरवरी 2024 और चलिए 8 फरवरी 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग देख लेंगे दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों। सारे करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और करंट अफेयर का वेटेज दोस्तों सभी परीक्षाओं में अब बढ़ता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ध्यानपूर्वक देखें। सारी परीक्षाओं के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है। ठीक है, चलिए देखें। पहला करंट अफेयर देखें दोस्तों, ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, ठीक है, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने दोस्तों नई दिल्ली में, ठीक है, स्थान याद रखिए, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नई दिल्ली में, ठीक है, क्या किया है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहले भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है, और आगामी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोग याद रखें कि जो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, इन्होंने दोस्तों नई दिल्ली में, ठीक है, क्या किया है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग इसको याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट इसके बारे में देखिए दोस्तों क्या है। देखिए दोस्तों, यदि बात करें हम विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के विषय की, ठीक है, विषय की बात करें तो इसका विषय है दोस्तों सतत विकास और जलवायु न्याय के लिए नेतृत्व। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है, तो याद रखिए जो हमारा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, कब से कब तक, 7 से 9 फरवरी 2024 के बीच इसका आयोजन किया जा रहा है हमारी नई दिल्ली में दोस्तों। और यह भी याद रखिए कि यह इसका कौन सा संस्करण है, तो याद रखिए दोस्तों 23वां संस्करण है इसका। ठीक है, जो हमारा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन है इसका दोस्तों 23वां संस्करण, ठीक है, 7 से 9 फरवरी 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन कौन सी संस्था कर रही है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, याद रखिए टेरी। अब टेरी को हम लोग क्या कहते हैं, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट हम लोग कहते हैं दोस्तों टेरी को। ठीक है, याद रखिएगा द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा दोस्तों नई दिल्ली में 7 से 9 फरवरी के बीच विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और जिसका उद्घाटन दोस्तों हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया है। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका दोस्तों विषय भी याद रखें, वह है हमारा सतत विकास और जलवायु न्याय के लिए नेतृत्व। क्या है दोस्तों विषय, सतत विकास और जलवायु न्याय के लिए नेतृत्व, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संस्करण भी याद रखिए, संस्करण पूछ लिया जाता है तो यह इसका 23वां संस्करण है। ठीक है दोस्तों, कौन सा संस्करण, 23वां संस्करण है। कब से आयोजित किया जा रहा है, तो 7 से 9 फरवरी 2024 के बीच। और इसका जो आयोजन करने वाली संस्था है उसका भी नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, तो वह है दोस्तों हमारा टेरी इसका आयोजन कर रही है, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। ठीक है, याद रखिएगा द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, याद रखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि दोस्तों हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने नई दिल्ली में दोस्तों विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दूसरे करंट अफेयर की तरफ। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों यहाँ, ठीक है, दूसरा करंट अफेयर देखें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखें क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों जो हमारे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं, क्या नाम है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, कह रहा है जो हमारे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, इन्होंने दोस्तों क्या किया है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जिसको हम लोग कब आयोजित करते हैं, तो याद रखिए 28 फरवरी को हम लोग दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, डेट याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है कि हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिए 28 फरवरी को। ठीक है, इन्होंने क्या किया है दोस्तों, जो हमारी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 में आयोजित किया जाएगा आगामी 28 फरवरी को, इसकी थीम का अनावरण किया है। क्या है, थीम का अनावरण किया है। और थीम दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थीम दोस्तों परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम क्या है। इसकी थीम है दोस्तों, आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा और याद रखिएगा इसकी थीम क्या है। वह है दोस्तों हमारा विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियां। क्या है दोस्तों हमारा थीम, जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, इसकी थीम है विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियां। जो क्या करता है दोस्तों, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार और आत्मनिर्भरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर देती है। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक याद रखें। फिर से हम लोग देखेंगे कि जो हमारे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं दोस्तों, जिसका नाम क्या है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने दोस्तों क्या किया है, जो हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 जो कि आगामी 28 फरवरी को आयोजित किया जाएगा, इसकी थीम का अनावरण किया है। ठीक है दोस्तों, तो थीम को याद रखिएगा, क्या है, विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियां। ठीक है, विकसित भारत के लिए स्वदेशी
प्रौद्योगिकियां, जो कि दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार और आत्मनिर्भरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर देती है। ठीक है, तो याद रखिए हमारा जो नेशनल साइंस डे 2024 है, इसकी थीम क्या है दोस्तों, तो विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियां। याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों यहाँ तीसरा क्या कह रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखें, कह रहा है दोस्तों ईरान। सबसे पहले तो कंट्री का नाम ही याद रखिए, परीक्षा की दृष्टि से यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ईरान ने दोस्तों पर्यटन और वैश्विक जुड़ाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्या किया है, 4 फरवरी 2024 से, ठीक है, मतलब 4 फरवरी 2024 के बाद से जो हमारे भारतीय पर्यटकों के लिए इसने क्या किया है, वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया गया है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस कंट्री का नाम याद रखिए, वह है दोस्तों हमारा ईरान। ठीक है, ईरान है हमारा, जिसने दोस्तों पर्यटन और वैश्विक जुड़ाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 4 फरवरी 2024 से क्या किया है, इसने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। यहाँ क्या कह रहा है कि भारतीय साधारण पासपोर्ट धारक जो हैं वह हर 6 महीने में 15 दिनों तक यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, हर 6 महीने में 15 दिनों तक यात्रा कर सकते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट है, याद रखिएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों यह याद रखिए कि ईरान ने पर्यटन और वैश्विक जुड़ाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 4 फरवरी 2024 से भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है। यह प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन से देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है। तो कंट्री का नाम इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, याद रखिएगा दोस्तों, ईरान। ठीक है, किसने, ईरान, और जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों, तेहरान। ठीक है, ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। अगला देखें, छोटा सा करंट अफेयर है दोस्तों, नियुक्ति है, लेकिन परीक्षा में पूछ लिया जाता है। हाल ही में नियुक्ति है दोस्तों, नियुक्तियां परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती हैं। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोग देखें। कह रहा दोस्तों नायब बुकले, नाम याद रखिएगा और कंट्री का नाम याद रखिएगा दोस्तों। नायब बुकले को क्या किया गया दोस्तों, अल सल्वाडोर, क्या है, नायब बुकले अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं। तो याद रखिए दोस्तों, किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नायब बुकले को फिर से चुना गया है, तो वह याद रखिए हमारे अल सल्वाडोर देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं दोस्तों। इनका नाम और कंट्री याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से यही इंपॉर्टेंट है। नायब बुकले और किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो याद रखिए अल सल्वाडोर के। ठीक है, अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों नायब बुकले को फिर से निर्वाचित किया गया है। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, पेपर में पूछ लिया भी जाता है दोस्तों कि अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं, तो याद रखिए नायब बुकले। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न भी हमारा नियुक्ति के बारे में ही है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के रूप में जिसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, एशियाई विकास बैंक एडीबी क्या कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक ने दोस्तों ताकेओ कोनेसी के स्थान पर, क्या है, कह रहा है एशियाई विकास बैंक ने ताकेओ कोनेसी के स्थान पर भारत के लिए अपने नए देश के निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया है, तो याद रखिए दोस्तों मियो ओका को। किसको, मियो ओका को, नाम याद रखिएगा, नाम परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि नियुक्ति की घोषणा की है दोस्तों। क्या कह रहा है, फिर से देखें कि जो हमारा एडीबी है दोस्तों यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक ने दोस्तों ताकेओ कोनेसी के स्थान पर अब भारत के लिए अपने नए देश के निदेशक के रूप में मियो ओका की नियुक्ति की घोषणा की है। इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, और संस्था का नाम भी याद रखिए, किसने, तो एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक दोस्तों। ठीक है, जिसकी स्थापना कब की गई, तो 1966 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, फिलीपींस मनीला में हमारा एडीबी का मुख्यालय स्थित है, यह आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इसने क्या किया है, जो हमारा एडीबी एशियाई विकास बैंक है, इसने दोस्तों ताकेओ कोनेसी के स्थान पर अब भारत के लिए जो नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, वह नियुक्त किया है दोस्तों मियो ओका को। ठीक है, याद रखिएगा, नियुक्ति है दोस्तों, और नियुक्तियां परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती हैं, परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। और यदि बात करें एशियाई विकास बैंक की दोस्तों, तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1966 में दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, और इसका मुख्यालय भी याद रखिए आप लोग, कहाँ स्थित है, तो वह है दोस्तों हमारा देश फिलीपींस के मनीला में। ठीक है, फिलीपींस के मनीला में इसका मुख्यालय स्थित है हमारा एशियाई विकास बैंक का। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे करंट अफेयर दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला देखें, कह रहा दोस्तों जो हमारी महान धाविका और भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष भी हैं, कौन है दोस्तों, वह है दोस्तों हमारी पीटी ऊषा। क्या है दोस्तों,
कह रहा है जो हमारी महान धाविका और भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष हैं पीटी उषा, इनको दोस्तों एक सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस सम्मान से हम लोग देखेंगे। कह रहा है जो महान धाविका और भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा हैं दोस्तों, इनको किसके द्वारा, तो इनको दोस्तों स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, एक इंस्टीट्यूट यह याद रखिएगा, किसके द्वारा, तो महान धाविका और भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा को दोस्तों स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कह रहा है इस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में SJFI भी कहेंगे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया एक संस्था यह है, और दूसरी संस्था है दोस्तों दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन, ठीक है, क्या है, दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन। दो संस्थाएं इसमें शामिल हैं कि एक है दोस्तों स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SJFI भी कहेंगे, और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा जो हमारी दोस्तों महान धाविका और भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष हैं पीटी उषा को, इनको एक सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या सम्मान से, कौन से सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखते रहें दोस्तों, सारे करंट अफेयर एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ देखिए, दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा इनको दोस्तों क्या प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, कौन से पुरस्कार से, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हमारी, ठीक है, महान धाविका पीटी उषा जी को, ठीक है। तो इसको ध्यानपूर्वक आप लोग याद रखें, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे 7वें नंबर करंट अफेयर की तरफ, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों, यह भी एक नियुक्ति के बारे में है। कह रहा है दोस्तों यमन के, क्या है, कह रहा है यमन के, याद रखिएगा, यमन के राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जो हमारे यमन के विदेश मंत्री थे दोस्तों, जिनका नाम क्या था, अहमद अवद बिन मुबारक, क्या है, अहमद अवद बिन मुबारक, इनको क्या किया है दोस्तों, देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, ठीक है दोस्तों। नियुक्ति है, छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है, नियुक्तियां परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। फिर से देखें, यमन के राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद ने दोस्तों एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जो हमारे विदेश मंत्री पूर्व में थे, क्या था इनका नाम, अहमद अवद बिन मुबारक, नाम याद रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से, नाम और देश का नाम, ठीक है, याद रखिए, अहमद अवद बिन मुबारक को दोस्तों देश का क्या किया है, नया प्राइम मिनिस्टर यानी नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है दोस्तों। तो छोटा सा नियुक्ति है, याद रखिए इसको दोस्तों, ठीक है, कि यमन के राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद ने दोस्तों, सबसे पहले तो कंट्री ही याद रखिए दोस्तों, ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में है यह कंट्री हमारा यमन, ठीक है। यमन के राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दोस्तों जो यमन के पूर्व में विदेश मंत्री थे अहमद अवद बिन मुबारक को, ठीक है, नाम याद रखिए, नाम परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, अहमद अवद बिन मुबारक को क्या किया है, देश का नया प्रधानमंत्री दोस्तों नियुक्त किया है। तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट मार्क करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जाता है, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बन जाते हैं, ठीक है दोस्तों। देखें यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट, सबसे पहले तो कंपनी का नाम याद रखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से यही, कि माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष और CEO कौन है दोस्तों, तो याद रखिए सत्या नडेला हैं, ठीक है। इन्होंने क्या घोषणा की है दोस्तों, देखें कि माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष और CEO, ठीक है, सत्या नडेला ने घोषणा की है दोस्तों कि इनकी कंपनी क्या करेगी दोस्तों, इनकी जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, यह 2025 तक, साल याद रखिए एग्जाम की दृष्टि से, साल और कंपनी का नाम दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष और CEO जो हैं दोस्तों सत्या नडेला, इन्होंने घोषणा की है कि इनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट 2025 तक क्या करेगी, 2025 तक भारत में 2 मिलियन से अधिक लोगों को दोस्तों क्या करेगी, यह जनरेटिव AI कौशल में प्रशिक्षित करेगी, क्या है, जनरेटिव AI कौशल में प्रशिक्षित करेगी। यह भी याद रखिए कि किस कौशल में प्रशिक्षण देगी, यह देगी दोस्तों हमारा जनरेटिव AI, ठीक है, यानी कि जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यह कौशल प्रदान करेगी, ठीक है। ध्यानपूर्वक याद रखें, कंपनी का नाम याद रखें, साल याद रखें दोस्तों, और कौन से कौशल में प्रशिक्षित करेगी यह याद रखें, तीनों दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। सबसे पहले याद रखें कि कौन सी कंपनी है, ठीक है, तो वह है दोस्तों हमारा माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस कंपनी ने 2025 तक भारत में 2 मिलियन से अधिक लोगों को जनरेटिव AI में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है, तो वह है दोस्तों हमारी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
कि माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष और सीईओ जो हैं दोस्तों वर्तमान में सत्या नडेला ने, इन्होंने घोषणा की है कि दोस्तों कंपनी 2025 तक, साल याद रखिए, साल भी दोस्तों डायरेक्ट परीक्षा में देके पूछा जा सकता है, ठीक है, तो याद रखिए 2025 तक। भारत में क्या किया है दोस्तों, इन्होंने घोषणा की भारत में 2 मिलियन से अधिक, यह भी याद रखिए संख्या भी, भारत में 2 मिलियन से अधिक लोगों को, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जेनरेटिव एआई कौशल में प्रशिक्षित करेगा, ठीक है, क्या है, जेनरेटिव एआई कौशल में प्रशिक्षित करेगा हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट, जो कि अमेरिका की एक कंपनी है दोस्तों, और जिसके सीईओ वर्तमान में है सत्या नडेला, और यह 2025 तक जनरेटिव एआई कौशल में 2 मिलियन से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करेगा। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखें। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे हम 9वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा 9वां करंट अफेयर, देखें ध्यानपूर्वक, ठीक है, चले देखें। कह रहा है दोस्तों जो हमारी राष्ट्रपति वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, वर्तमान में जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, यह दोस्तों आज की डेट में यानी कि 8 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में, स्थान याद रखिए दोस्तों, स्थान ही परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन की जगह भी याद रखिए, नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में, ठीक है, क्या करेंगी, पूर्वोत्तर भारत की समृद्धि, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की समृद्धि का अनावरण करने वाले, ठीक है, 4 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव, क्या है, 4 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव, उत्सव का नाम याद रखिए कि विविधता का अमृत महोत्सव एक सांस्कृतिक ओडिसी, ठीक है, उत्सव का नाम क्या है, विविधता का अमृत महोत्सव एक सांस्कृतिक ओडिसी का उद्घाटन करेंगी, ठीक है। चलिए फिर से देखेंगे हम लोग कि हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं दोस्तों, यह गुरुवार यानी कि आज के डेट में 8 फरवरी 2024 को दोस्तों नई दिल्ली, ठीक है, स्थान याद रखिए, नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में दोस्तों क्या करेंगी, तो पूर्वोत्तर भारत की समृद्धि का अनावरण करने वाले, क्या है, पूर्वोत्तर भारत की समृद्धि का अनावरण करने वाले 4 दिवसीय एक सांस्कृतिक उत्सव, जिसका नाम क्या है दोस्तों कि विविधता का अमृत महोत्सव एक सांस्कृतिक ओडिसी का उद्घाटन करेंगे, ठीक है दोस्तों, विविधता का अमृत महोत्सव एक सांस्कृतिक ओडिसी का उद्घाटन हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी दोस्तों नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में करेंगी, जो कि दोस्तों पूर्वोत्तर भारत की समृद्धि का अनावरण करने वाला एक 4 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव है। और इस उत्सव का नाम आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो विविधता का अमृत महोत्सव एक सांस्कृतिक ओडिसी, ठीक है, इसका उद्घाटन करेंगी। अब दोस्तों इसको आयोजन कौन कौन सी मिनिस्ट्री के सहयोग से किया जा रहा है, मिनिस्ट्री परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती हैं, तो याद रखिए वह है हमारी कल्चर मिनिस्ट्री, संस्कृति मंत्रालय के साथ साझेदारी में कौन सी मिनिस्ट्री है दोस्तों, तो वह है डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, जो हमारा मंत्रालय है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन जो हमारा मंत्रालय है, इसके साझेदारी से हमारा कल्चर मिनिस्टर इस जो यह महोत्सव आयोजन किया जा रहा है इसका आयोजन कर रहा है, ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक आप लोग याद रखें। मिनिस्ट्री है हमारी कल्चर मिनिस्ट्री, और किसके साथ साझेदारी में, तो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन मंत्रालय के साझेदारी में, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी दोस्तों यह आज के डेट में नई दिल्ली में क्या करेंगी, राष्ट्रपति भवन का जो अमृत उद्यान है इसमें दोस्तों पूर्वोत्तर भारत की समृद्धि का अनावरण करने वाली एक 4 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन करेंगे, जिसका नाम क्या है, विविधता का अमृत महोत्सव एक सांस्कृतिक ओडिसी, ठीक है, उत्सव का नाम याद रखिए, किसने किया है यह याद रखिए, कहाँ पे आयोजन किया है यह याद रखिए, और राष्ट्रपति भवन के किस जगह पे, अमृत उद्यान में, ठीक है दोस्तों, और मिनिस्ट्री भी याद रखिए, तो यह है हमारी संस्कृति मंत्रालय, और किसके साथ साझेदारी में आयोजित कर रही है, तो आयोजित कर रही है दोस्तों हमारा डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन मंत्रालय के सहयोग से, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस करंट अफेयर को। चलिए दोस्तों हम अपने लास्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या है हमारा 10वां करंट अफेयर, यहाँ ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है दोस्तों लेह और लीकर, ठीक है, लेह और लीकर लद्दाख में स्थित जगह है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, लेह और लीकर में दोस्तों 2 दिवसीय, क्या है, कह रहा है कि लेह और लीकर में 2 दिवसीय वार्षिक डोसमोची, ठीक है, क्या है दोस्तों, डोसमोची या डोसमोचे हम लोग कह सकते हैं, डोसमोचे महोत्सव, ठीक है, याद रखिएगा महोत्सव दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट देके पूछ लिए जाते हैं। डोसमोचे महोत्सव का उत्सव धार्मिक उत्साह के साथ शुरू हुआ, क्या है दोस्तों, कह रहा है कि लद्दाख के लेह और लीकर में 2 दिवसीय वार्षिक डोसमोचो महोत्सव का उत्सव धार्मिक उत्साह के साथ शुरू हुआ। तो ठीक है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्या है, तो वह है दोस्तों हमारा स्थान,
लेह और लीकर, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो महोत्सव है इसका नाम याद रखिएगा। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हाल ही में डोस मोचो महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो याद रखिए लेह और लीकर में, ठीक है दोस्तों, लद्दाख के लेह और लीकर में। अब चलिए हम देखते हैं यह डोस मोचो महोत्सव है क्या दोस्तों। यहाँ पे देखें ध्यानपूर्वक आप लोग, तो यह है दोस्तों, देखें कह रहा है कि जो हमारा डोस मोचे है या बौद्ध मठ का, ठीक है। सबसे पहले तो यह भी याद रखिएगा जो डोस मोचे है दोस्तों, डोस मोचे महोत्सव हम लोग आयोजित करते हैं, तो डोस मोचे बौद्ध मठ का वार्षिक प्रमुख त्यौहार है। क्या है? डोस मोचे दोस्तों हमारे बौद्ध मठ का वार्षिक प्रमुख त्यौहार है, जिसमें क्या करते हैं लोग, तो जिसमें विभिन्न देवताओं और प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों के नाम पर जो भिक्षु होते हैं दोस्तों, इनके द्वारा पवित्र मुखौटा नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा, फिर से देखेंगे कि लेह और लीकर में दोस्तों 2 दिवसीय क्या किया जा रहा है, वार्षिक डोसमोचो महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप लोग याद रखिए, ठीक है। लेह और लीकर में 2 दिवसीय वार्षिक डोसमोचो महोत्सव का उत्सव धार्मिक उत्साह के साथ शुरू हो चुका है दोस्तों। और अब डोसमोचो उत्सव के तहत क्या करते हैं ये लोग, तो यह ध्यान रखिए कि जो हमारा डोसमोचो महोत्सव है दोस्तों, यह बौद्ध मठ का एक वार्षिक प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। क्या है? डोसमोचो महोत्सव हमारा बौद्ध मठ का एक वार्षिक प्रमुख त्यौहार है दोस्तों, जिसके तहत ये लोग क्या करते हैं, जिसके तहत दोस्तों ये लोग विभिन्न देवताओं और प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों के नाम पर भिक्षुओं द्वारा इसमें दोस्तों पवित्र मुखौटा नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। इस फैक्ट को आप लोग याद रखिए, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसका आयोजन दोस्तों कहाँ किया जा रहा है, तो याद रखें लद्दाख के लेह और लीकर में एक 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव है दोस्तों, जिसका नाम क्या है, डोसमोचो महोत्सव, ठीक है। तो याद रखिएगा डोसमोचो महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, लद्दाख के लेह और लीकर में, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि हाल ही में डोसमोचो महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो याद रखिए दोस्तों लद्दाख के लेह और लीकर में दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग की करंट अफेयर की वीडियो समाप्त होती है, ठीक है दोस्तों। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल दोस्तों उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब भी जरूर करें दोस्तों, ठीक है। हमारे चैनल की तरफ से आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दोस्तों प्रोवाइड कराया जाएगा। और चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे स्टैटिक पार्ट्स की तरफ, जो कि दोस्तों हमारी परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। चलिए देखेंगे आज के स्टैटिक पार्ट्स में हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते रहिए दोस्तों। आज के स्टैटिक पार्ट्स में हम लोग एक छोटा सा भाग देखेंगे दोस्तों, छोटा है लेकिन दोस्तों इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में 2 या 3 प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं हर परीक्षाओं के लिए दोस्तों। सारी परीक्षाओं के लिए यह टॉपिक छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। देखेंगे हमारा आज का स्टैटिक पार्ट संबंधित है दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है, यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास से, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, गवर्नर जनरल और उन्होंने किन किन नीतियों को लागू किया है, या आज हम लोग देखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। गवर्नर जनरल और उनके द्वारा लागू की गई कुछ नीतियों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों, हम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें यदि, ठीक है, गवर्नर जनरल यदि वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें तो इन्होंने दोस्तों क्या किया था, इन्होंने दोस्तों बंगाल में द्वैध शासन का अंत किया था। बार बार परीक्षा में दोस्तों पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था दोस्तों, बंगाल में द्वैध शासन का अंत किया था, ठीक है। और वर्ष भी आप लोग याद रखें, वर्ष भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो याद रखिए दोस्तों जो हमारे गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन का अंत किया था, और कौन से वर्ष में, तो याद रखिए दोस्तों 1772 में, ठीक है। वर्ष भी आप लोग याद रखें कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन का अंत किया था दोस्तों, और कब किया था, तो 1772 ईस्वी में। याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे हम अगले गवर्नर जनरल की तरफ दोस्तों, वह हैं हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, वह हैं हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस दोस्तों। लॉर्ड कॉर्नवालिस की एक महत्वपूर्ण नीति के बारे में बात करें तो वह है हमारा अस्थायी बंदोबस्त, और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की एक नीति थी दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त, और इन्होंने इसको स्टार्ट कब किया था, तो याद रखिए दोस्तों वर्ष भी हमारा 1793 में इन्होंने स्टार्ट किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। बढ़ेंगे दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल की तरफ, वह हैं हमारे लॉर्ड वेलेजली, ठीक है, जिनसे संबंधित प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो लॉर्ड वेलेजली की एक महत्वपूर्ण नीति थी, याद रखिएगा दोस्तों, वह है हमारा सहायक संधि नीति, ठीक है। लॉर्ड वेलेजली की महत्वपूर्ण नीति थी सहायक संधि नीति, जिसको इन्होंने स्टार्ट किया था दोस्तों 1798 में, ठीक है। याद रखिएगा, डेट भी पूछा जाता है परीक्षा में। तो लॉर्ड वेलेजली की नीति थी सहायक संधि, और इन्होंने स्टार्ट की थी 1798 में, ठीक है।
अब देखेंगे हम लोग लॉर्ड ऑकलैंड को। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड से संबंधित जो महत्वपूर्ण नीति थी वह थी दोस्तों हमारी अग्रगामी नीति। ठीक है, क्या है, लॉर्ड ऑकलैंड से संबंधित जो हमारी नीति थी वह है दोस्तों हमारा अग्रगामी नीति। ठीक है, और इन्होंने इसको स्टार्ट कब किया था, तो याद रखिए 1842 में। ठीक है, 1842 में लॉर्ड ऑकलैंड ने दोस्तों अग्रगामी नीति को स्टार्ट किया था। ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड ऑकलैंड ने स्टार्ट किया था दोस्तों हमारी अग्रगामी नीति को। कब स्टार्ट किया था, तो 1842 में। लॉर्ड ऑकलैंड अग्रगामी नीति से संबंधित हैं और कब स्टार्ट किया, 1842 में। लॉर्ड डलहौजी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इनकी एक महत्वपूर्ण नीति है, ठीक है, राज्य हड़प नीति। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी की एक महत्वपूर्ण नीति है दोस्तों राज्य हड़प नीति। ठीक है, और इन्होंने स्टार्ट कब किया था, तो स्टार्ट किया था 1848 से 56 के बीच में इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। लॉर्ड डलहौजी की महत्वपूर्ण नीति याद रखिए राज्य हड़प की नीति दोस्तों। ठीक है, और इन्होंने स्टार्ट कब किया था, 1848 से 56 के बीच में। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे, यदि देखें दोस्तों हम लोग सर जॉन लॉरेंस को, क्या है, सर जॉन लॉरेंस, तो इनकी महत्वपूर्ण नीति है, बार बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो सर जॉन लॉरेंस की महत्वपूर्ण नीति है दोस्तों महान निष्क्रियता की। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण नीति है सर जॉन लॉरेंस की एक महान निष्क्रियता की नीति। ठीक है, जो कि दोस्तों इन्होंने स्टार्ट किया था 1864 से 69 के बीच में। ठीक है, 1864 से 69 के बीच में हमारे सर जॉन लॉरेंस ने दोस्तों महान निष्क्रियता की नीति को स्टार्ट किया था। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक आप लोग याद रखें। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों। लॉर्ड रिपन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इनकी एक महत्वपूर्ण नीति के बारे में हम लोग बात करते हैं, वह है इन्होंने स्टार्ट किया था दोस्तों स्थानीय स्वशासन की नीति। ठीक है, स्थानीय स्वशासन को स्टार्ट किया था दोस्तों लॉर्ड रिपन ने, और डेट भी याद रखिए कब किया था, तो 1883 में दोस्तों। ठीक है, 1883 में। बढ़ेंगे दोस्तों अगले गवर्नर जनरल की तरफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, लॉर्ड कर्जन। तो हम सभी लोग जानते हैं इनकी एक महत्वपूर्ण नीति है दोस्तों बंगाल विभाजन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन से संबंधित नीति है दोस्तों बंगाल विभाजन, और बंगाल विभाजन इन्होंने किया था दोस्तों 1905 में दोस्तों। ठीक है, जिसके विरोध में हम लोगों ने कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया था, तो आप लोगों को याद होगा स्वदेशी आंदोलन। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक याद रखें। चलिए फिर से देखेंगे, एक बार रिकॉल करेंगे। यदि दोस्तों बात करें हम वॉरेन हेस्टिंग्स की, ठीक है, बात करें यदि वॉरेन हेस्टिंग्स की दोस्तों, तो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण नीति कौन सी थी, इन्होंने दोस्तों बंगाल में द्वैध शासन का अंत किया था। याद रखिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोस्तों बंगाल में क्या किया था, तो द्वैध शासन का अंत किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कब किया था, 1772 में। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन का अंत किया था 1772 में, यह आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन का अंत किया था 1772 में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे, हम देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दोस्तों महत्वपूर्ण नीति चलाई थी अस्थाई बंदोबस्त की नीति। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चलाई थी दोस्तों महत्वपूर्ण नीति, वह है हमारी अस्थाई बंदोबस्त की नीति। ठीक है, और इसको स्टार्ट किया था इन्होंने 1793 में। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की नीति स्टार्ट की थी 1793 में, याद रखिएगा। लॉर्ड वेलेजली को देखते हैं, तो लॉर्ड वेलेजली की महत्वपूर्ण नीति थी दोस्तों सहायक संधि की नीति। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली की महत्वपूर्ण नीति थी सहायक संधि की नीति, और इसने इसको स्टार्ट किया था 1798 में। ठीक है, याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेजली से संबंधित है हमारी सहायक संधि, और इसको इन्होंने स्टार्ट किया था 1798 में। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों अगले जो हमारे गवर्नर जनरल थे वह है लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड से संबंधित जो महत्वपूर्ण नीति थी वह है दोस्तों हमारी अग्रगामी नीति। क्या है, लॉर्ड ऑकलैंड से संबंधित जो महत्वपूर्ण नीति थी वह थी दोस्तों हमारी अग्रगामी नीति। ठीक है, तो लॉर्ड ऑकलैंड से संबंधित याद रखिए अग्रगामी नीति है, और इन्होंने इसको स्टार्ट किया था 1842 में। ठीक है, कब स्टार्ट किया था लॉर्ड ऑकलैंड अग्रगामी नीति को, तो 1842 में, डेट याद रखिएगा 1842 में लॉर्ड ऑकलैंड ने दोस्तों अग्रगामी नीति को स्टार्ट किया था। ठीक है, याद रखिए फॉरवर्ड पॉलिसी को। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों लॉर्ड डलहौजी की। तो याद रखिए लॉर्ड डलहौजी का दोस्तों जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी कि राज्य हड़प नीति। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी से संबंधित जो महत्वपूर्ण नीति है वह है हमारा राज्य हड़प नीति, और इसको इसने स्टार्ट किया था दोस्तों 1848 से 56 के बीच में हमारा लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी राज्य हड़प नीति को स्टार्ट किया था दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों, हम सर जॉन लॉरेंस की बात करते हैं। तो सर जॉन लॉरेंस ने दोस्तों एक महत्वपूर्ण नीति स्टार्ट की थी, वह था दोस्तों महान निष्क्रियता की नीति। ठीक है, सर जॉन लॉरेंस से संबंधित है महान निष्क्रियता की नीति, याद रखिएगा। ठीक है, जो इसने कब स्टार्ट किया था, तो 1864 से 69 के बीच में इसने स्टार्ट किया था दोस्तों सर जॉन लॉरेंस ने महान निष्क्रियता की नीति। ठीक है, सर जॉन लॉरेंस ने दोस्तों
1864 से 69 के बीच में महान निष्क्रियता की नीति को स्टार्ट किया था। ध्यानपूर्वक याद रखें, सर जॉन लॉरेंस से संबंधित है महान निष्क्रियता, और अग्रगामी नीति संबंधित है लॉर्ड ऑकलैंड से। ठीक है, सर जॉन लॉरेंस से संबंधित है हमारी महान निष्क्रियता नीति। ठीक है, जो इसने कब स्टार्ट किया था? 1864 से 69 के बीच में। ठीक है, याद रखें। अब अगला देखें, लॉर्ड रिपन की बात करते हैं दोस्तों। तो लॉर्ड रिपन इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो इनको हम लोग दोस्तों स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में भी जानते हैं। इनसे संबंधित स्थानीय स्वशासन की नीति है हमारा लॉर्ड रिपन से, जो इन्होंने कब स्टार्ट किया था? तो याद रखिए, डेट भी 1883 में इन्होंने स्टार्ट किया था दोस्तों। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की नीति 1883 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इसको ध्यान रखें। अगला हम दोस्तों देखते हैं, लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं। तो लॉर्ड कर्जन ने स्टार्ट किया था दोस्तों, इनकी एक महत्वपूर्ण नीति थी, इन्होंने किया था बंगाल विभाजन। कब किया था दोस्तों? तो 1905 में। ठीक है, याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था दोस्तों 1905 में। ठीक है, और जिसके विरोध में दोस्तों हम लोगों ने स्टार्ट किया था कौन सा आंदोलन? तो वह है दोस्तों हमारा स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन हम लोगों ने बंगाल विभाजन के विरोध में स्टार्ट किया था। ठीक है दोस्तों, तो आज के स्टैटिक पार्ट्स में दोस्तों हम लोगों ने एक मॉडर्न हिस्ट्री का छोटा मगर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दिखा। वह है दोस्तों हमारा गवर्नर जनरल और उनसे संबंधित कुछ नीतियाँ थी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इससे संबंधित प्रश्न 1 या 2 प्रश्न हमारी परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज के करंट अफेयर की वीडियो में यहीं तक। दोस्तों यदि आपको हमारी करंट अफेयर की वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।